हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया की जो प्रोबेबल 11 हो सकती है सेकंड टेस्ट मैच से पहले, वो क्या क्या हो सकती है, इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है। अब सेकंड हम बात करेंगे कि भाई इंग्लैंड के एक तो एक्स जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अब क्या इंग्लैंड कौन सा ऐसा बोल्ड मूव लेने वाला है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या रोहित शर्मा का एज अ बैट्समैन जो है वो टाइम अब खत्म हो चुका है, स्पेशली अगर हम रेड बॉल क्रिकेट के बारे में बात करें तो एंड तक जुड़े रहना आप लोगों को इस वीडियो के। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है सेकंड टेस्ट मैच से पहले। अच्छा, इंडिया के पास ना इस वक्त ऑप्शंस तो हैं लेकिन बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि जो मैच होने वाला है वो विशाखापट्टनम में होने वाला है और पास में अगर हम देखें इस ग्राउंड को, इसकी पिच को, तो ये स्पिनर्स को काफी मदद करती है, फास्ट बॉलर्स को भी असिस्ट करती है लेकिन स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है इस पिच पे। प्लस बैट्समैन के लिए कोई इतनी ज्यादा खास नहीं होती है ये पिच। तो अगर हम पिच की कंडीशन को देखें और ऑप्शंस देखें कि भाई इस वक्त इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो इंडिया को दो बड़े झटके लग गए। केएल राहुल वो बाहर हैं इंजरी की वजह से। जडेजा, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जडेजा जो है कुछ 2-3 सालों में जडेजा जो है इन पिचेस पे जो स्पिनर्स को असिस्ट करती है, स्पेशली अगर हम इंडियन कंडीशन के बारे में बात करें तो वहां पे जडेजा जो है उसकी ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है। बाकी जितने भी जो टॉप ऑर्डर है, अगर हम केएल राहुल के बारे में बात करें तो उसकी भी 20 की एवरेज है, विराट की 29 की एवरेज है, शर्मा की 30 की है, गिल की 30 की है। तो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। ऑल्दो विराट कोहली के 2-3 साल आप इसमें से वो इंक्लूड कर लो जो उसकी फॉर्म जो थी वो चली गई थी, अब विराट कोहली ने कमबैक करा है। बट अगर हम स्टैट्स के बारे में बात करें और हम आज के प्रेजेंट के ऊपर रहकर बात करें तो ये रियलिटी है। इसमें हमें आप लोगों को या इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई यही हकीकत है। तो जडेजा नहीं है, उसको हैमस्ट्रिंग हो गई थी लास्ट जो फर्स्ट जो अभी टेस्ट मैच खेला गया है, रन आउट हो गया था जडेजा और वहां पे उसको हैमस्ट्रिंग हो गई थी। फिर केएल राहुल बाहर हो गया है। अच्छा, शामी ऑलरेडी बाहर है इंजरी की वजह से। विराट कोहली जो है उसने ऑलरेडी बता दिया कि वो 2 टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, अब ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास। सरफराज खान का नाम आ गया है फाइनली। बहुत कुछ सालों से सरफराज खान जो है वो डोमेस्टिक में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस लगा रहा है, ऑलमोस्ट 60+ की एवरेज है उसकी सरफराज खान की, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस लगाई है। तो सरफराज खान का नाम शामिल हो गया। साथ वॉशिंगटन सुंदर का नाम है, वो आ गया एज अ रिप्लेसमेंट जडेजा की, एज एन ऑलराउंडर। अच्छा, टीम में जो इस वक्त जो नाम है वो कुलदीप यादव का नाम आगे आ रहा है और साथ जो है वो पादेदार करके एक उनका बैट्समैन है, उसका एक नाम है। अब इंडिया के लिए काफी कंफ्यूजन है। एक तो सबसे पहले कि वो पिच किस तरह से बनाए कि भाई अगर तो उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक दे दिया, वापस से खड्डा बनाया जिस खड्डे में वो खुद ही गिर जाते हैं तो भी उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर 4.2 या 4.3 डिग्री की स्पिन मिलती है जहां पर इंडिया के बैट्समैन को, वहां पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है ना वो टोटली एक्सपोज हो जाती है। स्पेशली टॉप ऑर्डर के बारे में बात करें तो अगर स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा इंडिया को तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप एक्सपोज है। जडेजा ऑलरेडी नहीं है। अगर तो क्या नाम है बैटिंग ट्रैक बनाएंगे इंडिया, तो हम सबको पता है कि भाई इंग्लैंड की जो इस वक्त बैटिंग है वो किस तरह की है। वो बेसबॉल खेलेगी और इंडिया बैटिंग से भी नहीं जीत सकती है क्योंकि रीसेंट पास में कोई बैट्समैन की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। गिल की हम सबको पता है क्या परफॉर्मेंस लगी हुई है, उसकी सच्चाई सबके सामने है, वो टोटली फ्लॉप हो चुका है। पता चल गया कि भाई वो सिर्फ बच्चों का प्रिंस है और यही मार्केटिंग और पीआर टीम की वजह से उसकी एक हाइप बन गई थी। अदरवाइज वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं जितनी उसकी हाइप बनाकर रख दी है। रोहित शर्मा की अपनी खुद की फॉर्म नहीं लगी हुई है। जायसवाल ने अपना अभी डेब्यू ही किया था, उसका जो पहला ही मैच था वो। अय्यर की फॉर्म नहीं है, केएल राहुल नहीं है, ठीक है। जो उनके जो विकेट कीपर है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मेरे ख्याल से भरत करके नाम है कुछ, तो उसकी भी कुछ ज्यादा इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। 40 और कुछ 29-28 रन मारे थे उसने 2 इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में 40 कुछ रन थे और सेकंड इनिंग्स में 28-29 रन थे। तो इंडिया की बैटिंग जो है वो
और ऋषभ पंत तो ऑलरेडी नहीं हमें पता, तो इंडिया की बैटिंग जो है उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है। तो इंडिया बहुत कंफ्यूज होगा कि भाई अब अगर अब हम पिच बनाए तो कैसी बनाए। अगर तो 3.7 तक की डिग्री की स्पिन मिलती है तो इंडिया के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, इंडिया जीतता है। अदरवाइज उससे ऊपर अगर डिग्री जाती है, स्पिनिंग डिग्री जाती है, तो वहां पर इंडिया के बैटर्स जो है वो टोटली एक्सपोज हो जाते हैं। और अगर हम पास परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी जैसे मैंने बताया कि ऐसी खास उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, सिवाय अगर हम विराट कोहली को छोड़े तो, जो बट वो अभी प्लेइंग 11 में है ही नहीं, तो उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए काफी कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं अगर होता, अगर तो मेरे पास ये राइट होता और मैं अगर ये डिसीजन ले सकता, तो भी मैं जो ऑल आउट जाता जैसे बेन स्टोक्स गया था। मैं वही सेम स्ट्रेटेजी करता, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सिराज ने तो ऑलरेडी बॉलिंग करी नहीं है, फर्स्ट टेस्ट मैच में बात करें ना होने के बराबर करी उसने बॉलिंग। बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो किसी भी आप कंडीशन में खिला दो उसने परफॉर्म करना है, वो विकेट आपको लेकर देता है। तो बुमराह तो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, सिराज ने बॉलिंग करी नहीं है। तो मैं अगर होता तो भाई मैं अगर जो प्लेइंग 11 खिलाता तो मैं सरफराज खान को टीम में शामिल करता। सबसे पहले तो सरफराज खान टीम में आता, उसके बाद मैं, क्योंकि केएल राहुल नहीं तो केएल राहुल की जगह पे मैं सरफराज खान को लेता। अच्छा, गिल को मैं एक चांस और देता, सीरीज में पूरी जाऊंगा गिल को। गिल नहीं चला, फ्लॉप हुआ, गिल को फिर बाहर, गिल को फिर टेस्ट मैच में लाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सरफराज खान को खिलाता। उसके बाद सिराज की जगह मैं कुलदीप यादव को लेकर आता, क्योंकि एक वही ऐसा स्पिनर है जो एक वैरायटी लेकर आएगा, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, वो एक वैरायटी लेकर आएगा अश्विन के साथ, एक प्रॉपर एक अटैकिंग ऑप्शन हो जाएगा इंडिया के पास स्पिनर्स की, उस पर अगर बात करें। और मैं वाशिंगटन सुंदर को भी खिला लेता इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि जडेजा ऑलरेडी नहीं है, एक ऑलराउंडर ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल होता। बैटिंग सुंदर अच्छी खासी कर लेता है, बॉलिंग मैंने कुछ ऐसी खास देखी नहीं है रिसेंट पास में वाशिंगटन सुंदर की, स्पेशली अगर मैं रेड बॉल क्रिकेट के बारे में बात करूं। T20 में फिर भी अच्छा बॉलर है, बट रेड बॉल क्रिकेट का मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आता खास। अगर लास्ट जो मुझे याद आता है जो टेस्ट मैच उसने खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इंडिया ने हिस्टोरिक विन जो सीरीज वो इंडिया जीता था, तो वहां पे भी मुझे वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग तो ऐसा याद नहीं आती, बैटिंग ही मुझे याद आती है। तो मैं अगर होता तो ये बोल्ड मूव लेता और एक फास्ट बॉलर के साथ जाता, जैसे बेन स्टोक्स गया था, जैसे इंग्लैंड गई थी। क्योंकि फायदा नहीं अगर आपने दो फास्ट बॉलर्स खिलाने जिसमें से एक फास्ट बॉलर को आपने यूज ही नहीं करना है, तो फिर उसको फजूल में खिलाने का आपको कोई मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता है। तो ये अगर लाइनअप इंडिया लेकर जाएगा, पाटीदार का मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, डोमेस्टिक में उसका अच्छा रिकॉर्ड है, बट स्टिल उसका डेब्यू होगा और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई आप देखो इंडिया अभी इस वक्त गिरी हुई है, जिस तरह की हार इंडिया को मिली है पहली सीरीज में, ऑलरेडी रोहित शर्मा के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन मार्क हैं एज अ बैटर, एज अ कैप्टन। वर्ल्ड कप हार चुका है, अभी जो रिसेंट जो फियास्को हुआ था हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का, तो भाई ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। बड़े बड़े प्लेयर नहीं है, शामी नहीं है, जडेजा बाहर हो गया, राहुल बाहर हो गया, विराट नहीं है, तो भाई एक रोहित शर्मा ही ले दे के बचा एक्सपीरियंस प्लेयर। तो आप, ऑल्दो सरफराज खान का भी डेब्यू ही होगा, बट सरफराज खान की जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ज्यादा है डोमेस्टिक में, और काफी टाइम से उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, काफी टाइम से सर्किट में है। और स्पेशली अगर मैं हरभजन सिंह के बारे में बात करूं तो हरभजन सिंह ने तो भाई सीधे सीधा बोल दिया है कि सरफराज खान खेलेगा और उसको कोई, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होंगे अगर वो फेल हो गया तो उसको कैपिटलाइज करनी है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, कितनी एफर्ट्स करने के बाद आ रहा है। और अभी उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑप्शन, क्या नाम है, एक अपॉर्चुनिटी है कि विराट नहीं है, केएल राहुल नहीं है, तो वो अपनी जगह बना सकता है। तो हरभजन सिंह तो साफ कहते कि भाई उसको कैपिटलाइज करना ही करना पड़ेगा अपनी, क्या नाम है, इस पोजीशन को। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सरफराज खान तो कंफर्म खेल रहा है, बाकी ये मैं श्योर नहीं हूं कि इंडिया जो है वो एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इंडिया इस तरह की कोई पिच देगा जहां पर आप बैटिंग को जरा सी भी, क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी मिले परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर हम बैटिंग के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की बैटिंग जो ज्यादा तगड़ी है कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग इस वक्त, करंट बैटिंग के बारे में बात करें, ऑन पेपर अगर बात करें, स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंस स्टोक्स ने भी 80 रन लगाए थे, उसके बाद ओली पॉप ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, 196 रन मारे हैं, ग्रेटेस्ट इनिंग्स उसको बेन स्टोक्स ने बोल दिया है। तो मैं समझता हूं कि बॉलिंग पिच ही देगा, और जिस तरह की इंडिया की ऑलरेडी कंडीशन है तो फास्ट बॉलर्स को तो और वैसे भी ज्यादा कुछ असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो स्पिनिंग ट्रैक ही होगा।
तो अगर तो इस तरह की पिच दे रहा है तो मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा, अगर तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ऐसा बोल्ड मूव लेते हैं तो भाई हैट्स ऑफ है, क्योंकि हारने के बाद इस तरह का मूव लेना, और मेरे ख्याल से शायद इंडिया पहली बार इस तरह का कोई मूव लेगा जहां पे वो एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता इंडिया ने पास्ट में कहीं ऐसा इस तरह का मूव लिया है, बट ये मूव जो है वो मतलब बहुत बोल्ड मूव होगा, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मूव है कि अगर वो एक फास्ट बॉलर के साथ जाए, क्योंकि दो फास्ट बॉलर्स का फायदा नहीं है, क्योंकि हमने देखा सिराज ने कोई ऐसी खास बॉलिंग करी नहीं है पहले टेस्ट मैच में। तो इंडिया को चाहिए कि वो इसी लाइनअप के साथ जाए जहां पे वो सरफराज खान को खिला सके केएल राहुल की जगह, सुंदर को खिला सके जडेजा की जगह, और सिराज की जगह ला सके कुलदीप यादव को। तो इंडिया के एक अच्छे चांस हो सकते हैं, इंडिया की बॉलिंग स्पिनिंग जो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एट द सेम टाइम सरफराज खान से मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि काफी भाई उसका नाम बहुत डोमेस्टिक में चल रहा है, अच्छी खासी उसकी एवरेज है, बहुत परफॉर्मेंसेज हैं उसके बैक पे, काफी बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे मैंने हरभजन सिंह का बताया बहुत बैक किया है उसे। तो बहुत बड़ा मूवमेंट भी होगा सरफराज खान के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसका नाम आया है प्लेइंग 11 में। तो मुझे सरफराज खान का तो कंफर्म है कि सरफराज खान खेल रहा है, बट ये इस बॉलिंग लाइनअप के साथ इंडिया जाएगा नहीं जाएगा इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि इंडिया इसी के साथ जाए, क्योंकि अगर इसके साथ जाएगा तो इंडिया के चांसेस जो हैं जीतने के वो जरा ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में इस वक्त इंग्लैंड जो है वो बहुत हाई है, और इंडिया जो है वो पूरी तरह जमीन पे लग चुका है। बैटर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, रोहित शर्मा के खुद के कंधे गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड जो नॉइज है मीडिया की तरफ से प्रेशर है रोहित शर्मा के ऊपर, राहुल द्रविड़ के ऊपर, क्योंकि कोई लास्ट इंडिया ने 6-7 सीरीज खेली उसमें से 3 ये मैचेस हार चुका है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 100 से ऊपर की लीड थी और इंडिया क्या नाम है हार गया। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और जिस तरह से इंग्लैंड के जो प्लेयर्स के बयान आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि भाई मार्क वुड ने इंडिया को वार्निंग दे दी, एक तरह से धमकी दे दी कि भाई हमने उनको सोचने में मजबूर कर दिया है। स्टोक्स के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के एक्स क्रिकेटर्स हैं मॉन्टी परेसर, उसका बयान है कि भाई इंडिया के जो इंग्लैंड के पास बेस्ट चांस है कि वो इंडिया को व्हाइट वॉश कर सकता है 5-0। उसने बल्कि ये कहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसने सीधे सीधा कहा है कि भाई इंडिया जो है वो मतलब इंग्लैंड जो है वो 5-0 हरा रहा है इंग्लैंड को, और देखा जाए तो इस वक्त इंग्लैंड के पास बेस्ट चांस है इंडिया को ये सीरीज मारने का, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की इस वक्त परफॉर्मेंस है, जिस तरह इंडिया घिरी हुई है इस वक्त, जिस तरह की उनके कैप्टन की, उनके कोच के ऊपर जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है, बैटर्स की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, तो इंग्लैंड के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया को ये व्हाइट वॉश कर सकता है। तो भाई उसके अलावा ब्रेंडन मैकलम ने एक बहुत ही क्या नाम है बोल्ड स्टेटमेंट दी है, और एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और मुझे नहीं याद पड़ता है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक टीम किसी टेस्ट मैच में, या किसी भी, चाहे वो ओडीआई T20 या टेस्ट मैच हो, कि वो विदाउट फास्ट बॉलर उतरी है, सारे के सारे उसके स्पिनर्स थे। तो भाई ब्रेंडन मैकलम ने कहा है कि इंडिया अगर इसी तरह का ट्रैक बनाएगा, इसी तरह की कंडीशन बनाएगा जहां पर स्पिनर्स को इतना बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा है, तो हम हो सकता है कि हम सारे के सारे स्पिनर्स उतार दें और कोई भी फास्ट बॉलर टीम में ना सिलेक्ट करें। उसने एग्जांपल दी कि भी मार्क वुड ने जो प्रीवियस टेस्ट मैच, जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था, उसमें उसने अराउंड 24-25 मेरे ख्याल से ओवर डाले थे और विकेट उसे नहीं मिली। तो आप देखो, जो चीज मैं आपको अभी कह रहा था कि इंडिया को भी चाहिए कि वो इसी तरह का मूव ले, क्योंकि जहां पे इंग्लैंड ने एक फास्ट बॉलर खिलाया और उसको भी विकेट नहीं मिली, इंडिया ने 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जहां पे उसने सिराज को यूज ही नहीं करा, तो सिराज को खिलाने का फायदा ही क्या था। तो भाई ये ब्रेंडन मैकलम की स्टेटमेंट आई है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, स्पेशली जो फर्स्ट टेस्ट मैच जिस तरह से इंग्लैंड जीता है, और जो बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने जो मूव लिए हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंग्लैंड जो है वो सारे के सारे स्पिनर्स उतार दे, अगर उनको जरा सी भी इस तरह की कंडीशन मिल गई जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, जहां पे स्पिनर्स को इतना बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा है। तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि बेन स्टोक्स, इंग्लैंड, ब्रेंडन मैकलम सारे स्पिनर्स के साथ उतर जाएं। तो अगर इंडिया को फाइट बैक करना है तो इंडिया को भी बोल्ड डिसीजन लेना होगा, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, लिख के रख लें, अगर रोहित शर्मा और द्रविड़
ये डिसीजन लेते हैं कि जहां पे वो सिर्फ बुमराह के साथ जाए, बाकी जितने भी वो स्पिनर्स हों। मैं आपको सच बता रहा हूं कि इंडिया के चांसेस जो होंगे कमबैक करने के वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो देखते हैं बाकी कि इंडिया अपनी क्या प्लेइंग 11 उतारता है और किस तरह की पिच होती है, और इंग्लैंड क्या सारे स्पिनर्स उतारती है या सिर्फ ये एक स्टेटमेंट थी, एक क्योंकि अब उनको पता है कि इंडिया नीचे गिरी हुई है, प्रेशर इंडिया के ऊपर है, और जिस तरह का इंडियन मीडिया है, जिस तरह का हमारा मीडिया होता है, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में बात करें या इंडिया के बारे में बात करें, टीम हारती तो हम उसको मतलब कच्चा चबा जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकली भी एक हो सकता है कि भाई एक ट्रिक हो, एक टैक्टिक यूज कर रहा हो ब्रेंडन मैकलम, जिस तरह क्योंकि क्रिकेटर्स जो प्लेइंग जो उस वक्त मार्क वुड के या स्टोक्स के बयान आए या मॉन्टी प्रेस का बयान आया, तो हो सकता है कि भाई मैकलम ने भी इस तरह से कोई टैक्टिक यूज करी हो। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इंग्लैंड जो है वो सारे के सारे स्पिनर्स के साथ उतर जाए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। और जितनी मेरी गट फीलिंग है, अगर तो इस तरह की पिच होगी तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इंडिया का पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड जो है वो सारे के सारे स्पिनर्स के साथ उतर जाएगी। मेरी गट फीलिंग पर्सनली ये कह रही है। तो देखते हैं क्या होता है सेकंड टेस्ट मैच में। बहुत एक्साइटमेंट है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, देखते हैं इंडिया कमबैक कर पाता है नहीं कर पाता है। बाकी लास्ट में हम मैं बात करना चाहता हूं, वो बात करना चाहता हूं रोहित शर्मा के बारे में, कि क्या रोहित शर्मा का एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर जो है करियर खत्म हो चुका है। स्पेशली अगर हम व्हाइट बॉल जो ये रेड बॉल क्रिकेट के बारे में बात करें तो भाई इंग्लैंड के एक एक्स क्रिकेटर है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो, जेफरी बायकॉट। तो मैंने मतलब नाम भी इतना कुछ खास सुना हुआ नहीं था उनका, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि भाई रोहित शर्मा की जो पीक थी एज अ बैटर वो अब खत्म हो चुकी है। उसने रोहित शर्मा को टोटली राइट ऑफ कर दी है। काफी लंबी चौड़ी उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन उसका अगर मैं समरी आपको बताऊं ना, जो वो एक्चुअल में कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा है कि रोहित शर्मा का टाइम अब खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा को अब चाहिए कि वो घर बैठे रिटायरमेंट ले और दूसरे आने वाले प्लेयर्स को चांस दे। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली समझता हूं कि रोहित शर्मा इस वक्त जो है वो कैप्टनसी कोटा पे खेल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, एज अ ऑनेस्ट क्रिकेटर फैन, जितना मैं इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता हूं, मैं रोहित शर्मा को काफी पसंद करता था, क्योंकि भाई जिस तरह का प्लेयर था वो जिस दिन खड़ा हो जाए सिंगल हैंडली मैच जिता सकता है। उसकी एग्जांपल हमने थोड़ी सी झलक अफगानिस्तान के मैच में भी देखी है अभी रिसेंटली T20 में। लेकिन रोहित शर्मा की जो पीक थी ना वो 2019 और 20 की थी, जहां पे 2019 में उसने 5 सेंचुरी लगाई। उसके बाद उसको टेस्ट मैच में उसको अपॉर्चुनिटी मिली एज एन ओपनर, उसे इंग्लैंड में स्कोर करे, उसने बैक टू बैक सेंचुरी करी, 50 स्कोर करी, तो वो रोहित शर्मा की पीक थी। अब वाले रोहित शर्मा की अगर हम बात करें ना, तो रोहित शर्मा की अपनी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब कुछ खास नहीं जा रही। वर्ल्ड कप में भी 40 रन, 30 रन, इसी तरह के रन आ रहे हैं रोहित शर्मा के। अभी भी जो अगर उसने रोहित शर्मा ने कोई सेंचुरी मुझे याद पड़ती है स्कोर करी है, कोई अगर रन स्कोर करे वो वेस्ट इंडीज के टूर पे ही करे। उसके अलावा मुझे नहीं याद आता कि रोहित शर्मा ने कोई रिसेंट पास में कोई 10-12 इनिंग्स में रोहित शर्मा के कोई अच्छे खासे रन आए हों। बीच में कोई अगर 40-50 रन आ गए होंगे तो आ गए होंगे, अदरवाइज मुझे याद तो नहीं पड़ता है। तो ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त बहुत गिरी हुई है। प्लस रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपको रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। रोहित शर्मा के अकॉर्डिंग अगर फील्ड में कोई चीज नहीं हो रही होती है, उसके रिएक्शन से पता चल जाता है। एक तरफ विराट कोहली था, वो कभी भी टीम को गिरने नहीं देता था। मतलब बॉलर से ज्यादा, जब भी कोई बॉलर विकेट लेता था तो उससे ज्यादा सेलिब्रेट विराट करता था। जिस तरह की एनर्जी विराट लाता था, जिस तरह का वो टेस्ट, स्पेशली अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करूं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन मैं उसको कंसीडर करता हूं। अगर इंडिया के बारे में बात करूं स्पेसिफिकली, तो इंडिया में तो मैं समझता हूं कि दी बेस्ट है। तो जिस तरह का वो कैप्टन था, जिस तरह की वो फाइट करवाता था अपने प्लेयर से, जिस तरह की वो एनर्जी डालता था, उसकी वजह से टेस्ट मैच देखने में मजा आता था कि भाई विराट है इंडिया। और आप देखो उसके एरा में इंडिया की बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करूं तो मतलब टोटली चेंज हो गई। कहां वो जमाना था जहां पे इंडिया के खाली हम स्पिनर्स के बारे में बात करते थे, आज वो टाइम आ गया था फिर कि हम इंडिया के फास्ट बॉलर्स के बारे में बात कर रहे होते थे। डोमिनेट कर रहा है इंडिया ने वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे वो अपनी कंडीशन में हो, अपनी कंडीशन में तो टोटली डोमिनेंस थी, या अगर हम बाहर भी बात करें तो वहां पे भी डोमिनेंस करी है इंडिया ने अंडर विराट कोहली। आप देखो ईशांत शर्मा का कमबैक हुआ, शामी का कमबैक हुआ, उमेश यादव, मतलब आज उमेश यादव पाया मुझे समझ नहीं आता, लेकिन विराट कोहली के टाइम पे उमेश यादव भी भाई एक वेपन था। जिस तरह उमेश यादव को वो यूज करता था, शराब जो है वो क्या नाम है, विराट कोहली के अंडर आया। बुमराह का आप कह सकते हो कि भाई वो एक ऐसा टैलेंट है, एक्सेप्शनल टैलेंट है जो वो जनरेशन में आता है। अदरवाइज जितने बॉलर्स थे फास्ट बॉलर
आप देखो उनका एटीट्यूड देखो। तो रोहित शर्मा के ऊपर मैं ये इस बात से तो एग्री करता हूं कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, रोहित शर्मा की अपनी खुद की फॉर्म जो वो गिर चुकी है, लेकिन इस बात से एग्री करना कि रोहित शर्मा का एज अ बैटर टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं पूरी तरह एग्री नहीं कर सकूंगा। हाँ, वाइट बॉल में टू सम एक्सटेंट यस, बट सॉरी रेड बॉल में टू सम एक्सटेंट यस, बट वाइट बॉल में अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं अभी भी आप निचोड़ सकते हो रोहित शर्मा से, अगर रोहित शर्मा पहले वाले रोहित शर्मा की तरह खेले वाइट बॉल, जहां पे वो अपना टाइम लेता है। हमने देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान भी, मुझे नहीं समझ में आता है रोहित शर्मा के दिमाग में किसने डाल दिया है जबरदस्ती, और क्यों उसने इस जिद पकड़ ली है कि भाई इंटेंट इंटेंट इंटेंट। भाई आप एक अच्छे बड़े बैट्समैन हो, ठीक है, मैं मानता हूं कि आज की डेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट चेंज हो गई है, लेकिन आप तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो ना। आप जिस तरह के प्लेयर हो, चाहे विराट कोहली या रोहित शर्मा, ये इस तरह के प्लेयर हैं कि टाइम लेते हैं तो ये फिर मैच खत्म करते हैं। तो इंटेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप पहली बॉल से आगे बढ़कर छक्के मारना या चौके मारना शुरू कर दो, उससे तो आप अपने चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहे हो। आप ये यंगस्टर होते ना तो आपको लोग चांस देते, आप पे कम क्रिटिसिज्म होता, लेकिन आप अब इस एज पे हो जहां पर आपके पीछे यंगस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब मीडिया ने ऑलरेडी सुपरस्टार्स बनाए हुए हैं आईपीएल की वजह से, तो आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। आपको इंटेंट का मेरे अकॉर्डिंग इंटेंट का मतलब होता है कि आप अपने आर्सेनल में अपनी जो बैटिंग में और शॉट्स डेवलप करो, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ो, स्ट्रेंथ को पकड़ कर रखो, लेकिन उसमें और शॉट्स ऐड करो। वहां से आपके पास फिर क्या नाम है, अटैक करने के ऑप्शंस जो है और बढ़ जाते हैं। आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि यार अगर ऑफ की बॉल है तो मैं कहां कहां मार सकता हूं, मैं पीछे मार सकता हूं, मैं पॉइंट में मार सकता हूं, मैं मिड ऑन में मार सकता हूं, मतलब मैं कहीं भी मार सकता हूं, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप पहली बॉल से आंख बंद करके बस मारना शुरू कर दो। भाई दूसरी टीम भी खेलने आती है, आप अच्छी टीम के अगेंस्ट ये कर सकते हो। अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपने कर लिया, ऑल्दो आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत बड़ी सेंचुरी थी आपकी और बहुत प्रेशर में आई थी वो सेंचुरी, कोई आपसे वो छीन नहीं रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं भाई, मतलब आपने टाइम लिया, अगर आपने देखो तो वो पुराना रोहित शर्मा यही करता था कि वो 50-60 क्या नाम है जो रन्स करता था वो टाइम लेकर करता था, 60-70 बॉलें खेलकर, उसके बाद वो जिस तरह से वो एक्सेलरेट करता था भाई, वो मतलब 150 से पहले तो रुकता ही नहीं था। तो रोहित शर्मा को चाहिए कि वो, अगर उसको चाहिए कि वो वाइड बॉल पे अगर वो चाहता है कि वो सस्टेन करे और वो अभी खेलता रहे, अगला आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी खेले या ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना है उसको, अगर वाइड बॉल में क्रिकेट में रहना है, क्योंकि 36 को ऐसी एज नहीं होती, थोड़ा उसको अपने फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। फिटनेस उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई आलू की बोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है आलू की बोरी है, मतलब उसको ठूसा हुआ है अंदर से, हवा भरी हुई है। तो उसको अपनी फिटनेस पे काम तो करना पड़ेगा, प्लस उसको अपना टाइम लेकर खेलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर, स्ट्रेंथ पे स्टिक करना होगा। लेकिन अगर मैं रेड बॉल के बारे में बात करूं तो मैं समझता हूं कि यार इंडिया के पास और बेहतर ऑप्शन है। सिर्फ कैप्टनसी कोटे पे रोहित शर्मा इस वक्त खेल रहा है, अदरवाइज इंडिया के पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। मयंक अग्रवाल बाहर बैठा हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आता, एक तो जरा सा एक कोई प्लेयर आता है परफॉर्म करता है, ठीक है, फिर कुछ मैचेस में वो चलता नहीं, आप उसको बाहर खिलाते हो, फिर भूल जाते हो, फिर कोई नया प्लेयर आ जाता है, जैसे जायसवाल आ गया, कोई मतलब बहुत टैलेंटेड है जायसवाल, लेकिन और भी प्लेयर है। पुजारा, आप देखो पुजारा को किस बिना पे आपने बाहर बिठाया हुआ है, मतलब गिल की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, स्पेशली अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करूं तो उसमें तो मुझे याद ही नहीं आती कि गिल की कोई परफॉर्मेंस है। वाइड बॉल में तो फिर चलो उसने अगर स्टैट्स के लिए क्या नाम है, रिकॉर्ड्स के लिए परफॉर्मेंस तो दे दी है, फिर वो जिस भी टीम के अगेंस्ट दी हो या कोई भी ABC साइड हो, मतलब उसमें मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ तो है दिखाने के लिए नंबर्स। टेस्ट क्रिकेट में तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो याद नहीं आता कि लास्ट टाइम गिल ने कोई 50 भी स्कोर करी है कहीं। तो पुजारा का ऑप्शन है, आपने पुजारा को फजूल में बाहर कर दिया। आपने रहाने को, मुझे नहीं समझ में आता कि आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस में लेकर आए, एक सीरीज के लिए लेकर आए और फिर एक सीरीज खत्म हुई, एक या दो सीरीज के लिए लेकर आता है उसे, उसके बाद उसको वापस बाहर कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या इंडिया के पास क्या ऑप्शंस नहीं है डोमेस्टिक में, मतलब ये आईपीएल के आप देखो आज की डेट में इंडिया की जो बैटिंग है टेस्ट क्रिकेट की, जो बैटिंग लाइनअप है वो आईपीएल की बेस पे बनी हुई है। मतलब सरफराज खान जैसा बैट्समैन जिसने डोमेस्टिक में इतने रन लगाए हुए हैं, इतने रिकॉर्ड्स बना रहा है, 60+ की उसकी एवरेज है, बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर हरभजन सिंह उसके बारे में आवाजें उठा रहा है, मतलब सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसका नाम ले रहे हैं, और इसको इतना टाइम लगा टीम में आने के लिए। मैं उम्मीद हो सकता है वो भी फेल हो जाए, बट उसके पास कुछ तो है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई वो मतलब अच्छा उसका डेब्यू, अच्छा परफॉर्म करे, उसके साथ दुआएं हैं मेरी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप आज की डेट में इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखो कि वो सिर्फ आईपीएल के बेस पे है। फिर आप रोते हो कि भाई जहाँ 3.7 डिग्री से ज़्यादा की स्पिन मिलती है, पिच में स्पिन होती है, तो आपके बैटर्स जो हैं वो खड़े नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि भाई आपने डोमेस्टिक के जो जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, जो रेड बॉल से परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उनको तो क्या नाम है वैल्यू नहीं दी। आपने आईपीएल के परफॉर्मर्स को लिया हुआ टीम में। एक आध समझ में आता है कि आपने, हाँ भाई इनमें आपने कुछ देखा और आप उनको बना रहे हो, लेकिन हर हर प्लेयर तो ऐसा नहीं होता ना। तो आज की डेट में आप देखो कि इंडिया की बैटिंग जो है, जहाँ एक वक्त था कि इंडिया की बैटिंग से लोग डरते थे, बोलते थे यार इंडिया की बैटिंग तो खत्म ही नहीं होती है। अगर मैं बात करूं 90s की या अर्ली 2000 की, मतलब इंडिया की बैटिंग तो खत्म ही नहीं होती थी भाई। छठे सातवें तक बैट्समैन होते थे उनके, और एक से एक बड़ा नाम होता था। तो आज वो टाइम आ गया कि इंडिया की बैटिंग में मतलब लगता ही नहीं कि यार कोई, अगर आप विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम हटा दो तो लगता ही नहीं कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कुछ है। और जडेजा का भी, कि जडेजा की बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रही है नीचे से आकर। तो देखते हैं क्या होता है यार। बाकी अभी तक के लिए बस फिर इतना ही है इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।